यूपीएससी ईपीएफओ, देखिए एग्ज़ाम में आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से सब लोग कवर कर लेते हैं या फिर उनको आती है। इशू आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, सोशल सिक्योरिटी में, थोड़ा बहुत कंप्यूटर में, और लेबर वेलफेयर, लेबर थ्योरीज, इन सारी चीज़ों में ठीक ठाक इशू रहता है। और आप कंटेंट कभी भी कितना ही चेस कर लो पूरा नहीं हो पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको करना क्या चाहिए, इसके पहले जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था, ठीक है, उसी का ये एक तरह से एक्सप्लेनेशन है कि इस तरीके से आपको करना चाहिए इस वीडियो में। जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं, किसी का बैकग्राउंड नहीं है इन सब चीज़ों से, उनको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अभी हम वीडियो देखना आराम से, सही लगेगा तो कंटिन्यू रखना, वरना आप छोड़ के आप जो भी तैयार कर रहे हैं कहीं से भी वहाँ से करते रहना, लेकिन इसको एक बार देखना ज़रूर, और आपको पता चलेगा कि क्या यूज़फुल है, क्या यूज़फुल नहीं है। एक और चीज़, आपको अगर कोई भी कोचिंग 500 पेज का, 600 पेज का, कोई भी नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसको चेस करने से पहले आप थोड़ा सा एक बार सोच लेना कि आपका कॉस्ट बेनिफिट कितना आएगा, क्या आप उसको एक्चुअल एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाओगे। ठीक, रिकॉल कर भी पाए तो मैं तो बोल रहा हूँ, अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ये कोई स्टेट पीसीएस का नहीं है कि जैसे चले आ रहा है वैसे चलता जाएगा, या ग्रेजुअली वो थोड़ा सा एडवांस होते हैं, सडनली ये आपको शॉक देता है। ठीक, उसने अगर टफ किया ना, तो आप 500 पेज का कोई भी नोट्स आपको प्रोवाइड करें, आप 5000 पेज की चाहे बुक पढ़ लेना और साथ भी ले जाना, क्वेश्चन आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, कितना भी ढूंढ लेना नहीं मिलेगा। जो तरीका, जो कीवर्ड्स, जो जैसे वो बनाता है ना, फ्रेम करता है ऑप्शन को, आप सच में लिटरली आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए सोच के पढ़ना, तरीके से पढ़ना, और क्या आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट रहेगा उसका एनालिसिस करके ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, चलिए पहले इसको देखते हैं, और इसी से आपको एक तरह से ड्राइव करना है कि आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, पहले चलिए समझाने से पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको किसी को नहीं आता, मैंने आपसे बोला था। अब इसमें पूछा है एटोनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ये दो एस्पेक्ट है लेबर वेलफेयर की, ठीक, लेबर वेलफेयर के ये दो कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन है आपका लेबर लॉस का ही है, इसमें लेबर लॉस की कुछ थ्योरी आती है, ठीक। ये किससे रिलेटेड है आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता किस चीज़ से कनेक्टेड होगा। सिंपली आप सोचते चलो, फिलेंथ्रोपी मीन्स परोपकार, क्या हो सकता है, हो सकता है। प्लेकेटिंग थ्योरी, प्रसादन थ्योरी, इसको तो जानते ही नहीं है, जानती ही नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। पब्लिक रिलेशन थ्योरी, ये क्या होती है, जनसंपर्क सिद्धांत। तो जनसंपर्क से पश्चाताप कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा, हो सकता है कनेक्ट भी कर जाए, चलिए रहने देते हैं। रिलीजियस थ्योरी मीन्स धार्मिक सिद्धांत, तो धर्म में क्या पश्चाताप जैसी कोई चीज़ होती है, होती है, ठीक है। तो आपका ये कनेक्ट होके सीधा रिलीजियस से लग जाएगा, ठीक है। प्रायश्चित, अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं आपको हिंदी में भी पढ़ना है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं आपको इंग्लिश से भी अलग नहीं रहना है, क्योंकि आपको देखिए एंटोनियम, सिनोनियम्स वो तो पढ़ने ही है। तो इसलिए पढ़ के चलना, आपको यहीं से हिंट मिलेगा, आंसर यहीं से टिक करोगे। आप तैयारी करनी कैसे है इसकी, देखिए ये कुछ थ्योरी उसने पूछी है, तो ये तो हमें तैयार करनी है, साथ में 3 थ्योरी और हैं, टोटल 7 लेबर वेलफेयर की थ्योरी है। एक बार 7 की 7 थ्योरी देख लो, फिर जो भी पूछेगा वो आप आराम से टिक कर लोगे। और थ्योरी देखनी नहीं, उसका एसेंस समझो। एक थ्योरी के लिए मैं आपको 1 पेज का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। आप अगर सिर्फ पढ़ोगे उसको नहीं टिक कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ 1 पेज की थ्योरी थोड़ी है, इन पे पूरी पूरी बुक रहती है लिखी हुई। वो कहीं भी बुक से कोई भी एक कीवर्ड उठा के रख देगा, आप आंसर ढूंढ नहीं पाओगे इसका। तो इसलिए इसका एसेंस समझो, एसेंस समझने के बाद फिर ऑप्शन पे आना, और फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेना। यही एक तरीका है, बाकी कितना भी पढ़ो, ये यूपीएससी है, आपको कभी भी धोखा दे सकता है, ठीक। चलिए पहली थ्योरी इसमें देखते हैं क्या है, फिलेंथ्रोपी थ्योरी। फिलेंथ्रोपिस्ट आपने नाम सुना होगा, जैसे रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, इनकी लाइब्रेरी चलती है। रतन टाटा तो काफ़ी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू भी, प्लस
इवन आप देखना अयोध्या में भी उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है। अलग अलग जगह पे वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? फिलेंथ्रोपी मीन्स परोपकार का काम करते हैं। जो समाज है, समाज को कुछ देने का भाव रखते हैं कि ठीक है, हमने जो पैसा कमाया इस पैसे का कुछ पार्ट समाज पे भी जाए और समाज का भी भला हो, ऐसा नहीं सिर्फ अपना भला है। तो आप देखो अजीम प्रेम जी डेली का वो करोड़ों में दान करते हैं, ऐसे ही टाटा ग्रुप भी, बाकी सारी चीज़ें। अब फिलेंथ्रोपी लेबर वेलफेयर में कैसे कनेक्ट होगी? तो फिलेंथ्रोपी क्या है? आप एक किसी भी इंडस्ट्री के मालिक हैं, आपके अंडर में लेबर काम कर रही है, ठीक, लेबर को आप पैसे देते हो, वो आपके लिए काम देती है बदले में, और तो कुछ नहीं है। लेकिन आप साथ ही साथ आप क्या करते हो, उनको कुछ सपोज बच्चों के लिए बैग्स, आने जाने के लिए साइकिल, ठीक, और छोटी मोटी उनके लिए इवन आप एक दो बुक्स भी गिफ्ट कर देते हो कि बच्चों को दे देना, वो पढ़ लेंगे। तो ये क्या है? ये एक फिलेंथ्रोपी है। आप उनको कुछ नहीं दे रहे हो, पैसा भी नहीं दे रहे हो आप उनको, लेकिन आप उनके लिए कुछ ऐसी सर्विस, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो ताकि उनके बच्चों का वेलफेयर होगा, उससे उनका भी वेलफेयर है, और जो पैसे वो किताबों पे या बैग खरीदने में या साइकिल खरीदने में खर्च करते हैं, वो लेबर के पैसे बच जाएंगे। तो इस तरह से एक तरह से लेबर का आपके वेलफेयर हो रहा है, ठीक। और पॉजिटिवली, ऐसा नहीं कि आप देने के लिए उनको एक दारू की बोतल दे दोगे तो वो फिलेंथ्रोपी नहीं होगी, वो तो फिर और ज़्यादा वायलेंस फैलाएगी। तो मीन्स आप अच्छे उद्देश्य से, परोपकारी सिद्धांत, आप परोपकार कर रहे हो कि आपको समाज ने बहुत कुछ दिया है, आप उसको वापस गिव बैक कर रहे हो अलग फॉर्म में, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है, बस इसको याद रखना। एग्जाम्पल टाटा ग्रुप, अजीम प्रेम जी, ठीक, ये सब चीज समझ में आया। पहला फिलेंथ्रोपी। दूसरा है प्लेकेटिंग थ्योरी, प्लेसेटिंग भी बोल सकते हैं, प्लेकेटिंग भी, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। भाव पे जाते हैं, इसका भाव क्या है? देखिए, प्लेकेटिंग ये किससे बना है शब्द? ये बना है पैसिफाई, पैसिफाई या पैसिफिकेशन से। पैसिफिकेशन, पैसिफिकेशन क्या है? पैसिफाई, पैसिफिक एक ओशन है, पैसिफिक ओशन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रशांत महासागर। प्रशांत मीन्स शांत, बहुत ज्यादा अनंत रूप से शांत। तो शांत को ही बोलते हैं पैसिफाई, किसी को शांत करना, पैसिफाई करना। पैसिफिकेशन तो एक तरह से केशन तो करण हो जाता है, तो पैसिफिकेशन शांतिकरण, इस तरीके का ये भाव निकल के आ रहा है, ठीक। इसी से आपको समझना है। अब इसको आप जोड़ो लेबर वेलफेयर से, कि लेबर को आपने उसका वेलफेयर करना है, उसको शांत करना है, पैसिफाई करना है। तो ये प्लेकेटिंग थ्योरी आ जाएगी। कैसे शांत करते हो? सपोज आज जो भी लेबर है उसमें बातचीत हुई कि यार बहुत हो गया, अब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ओनर बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, कल को एक काम करते हैं, पहले मिलेंगे और फिर बाद में स्ट्राइक करेंगे, ठीक। स्ट्राइक करनी है हमें, हमारी जो भी लिमिट थी, कैरिंग कैपेसिटी थी, वो क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। ओनर को भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। अगले ही दिन जैसे ही लेबर आती है, लेबर के लिए चाय, समोसा, बिरयानी, बाकी सारी खाने पीने की खूब सारी चीज़ें रखी हुई है। बोला जाता है उनसे कि आप लोग खा लीजिए, वो सब खाते हैं। खाने पीने के बाद फिर बात करते हैं कि यार जैसा भी है ठीक ही है, मालिक इतना ज़्यादा भी परेशान नहीं करता है, कम से कम हमारा ध्यान रखता है, थोड़े टाइम बाद ही सही, लेकिन हाँ कुछ देता रहता है खाने पीने के लिए। तो आपने क्या किया? उनको पैसिफाई किया, ठीक, उनको शांत कर दिया। जो उनका एंगर था किसी चीज़ के लिए नहीं था, एक जो रेगुलर उनका स्केड्यूल चला आ रहा था उसकी वजह से, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा ओवरलोड की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से एक बात चली आ रही थी, उन्हें लगा कि स्ट्राइक करेंगे, उससे पहले उसने उनको पैसिफाई कर दिया, ठीक। यही है प्लेकेटिंग थ्योरी। मीन्स ऐसा काम आपके लेबर को पैसिफाई कर दो, उसके लिए जो भी करते हो वो पैसिफिकेशन। इवन एग्जाम्पल के लिए लिख देना, लिखना क्या है तो मीन्स थोड़ी है, हाँ सपोज बिरयानी से इसको याद रख लेना, ठीक। दावत पार्टी आप करा देते हो। नेक्स्ट आती है पब्लिक रिलेशन थ्योरी, पीआर थ्योरी। अभी ये कीवर्ड तो बहुत न्यूज़ में रहता है। इवन जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटी हैं, जिसकी भी इमेज ख़राब होती है,
आपने अभी एक इंटरव्यू देखा होगा विजय माल्या साहब का, तो उस पर आरोप लगा कि ये अपनी जो पब्लिक इमेज है उसको चमकाने के लिए उन्होंने पॉडकास्ट दिया है। ऐसे ही मोदी जी के भी होते हैं, राहुल गांधी भी हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं सबकी अपनी अपनी पीआर एजेंसी होती है जो उनकी पब्लिक इमेज को चमकाती है। कैसे? वो कहीं भी जाएंगे तो उनकी वीडियो बनाई जाएगी कि देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये युवाओं में किसी के घर पे किसी के गरीब के पास बैठ के खाते हैं पीते हैं, है ना, उसके पैर धोते हैं। तो ये क्या है, एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट की जा रही है कि भाई ये इस तरह के लोग से, या फिर इतने दयालु भी हैं, कंपैशन है कि ये काम भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये पब्लिक रिलेशन थ्योरी क्या करती है, लेबर वेलफेयर के कंटेक्स्ट में। ऑफिस है, आप उस ऑफिस में सपोज जिम है, जिम एटलीस्ट रील्स में तो है, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के स्टेटस लगाते हो कि देखिए हमारे ऑफिस में हम जो अपने वर्कर को प्रोवाइड करते हैं, ये जिम है, ये कॉफ़ी मशीन है, यहाँ पर ये चाय भी मिलती है, एक टाइम का खाना भी आता है, ठीक है, ठंडा पानी मिलता है, बिस्लेरी का मिलता है। आप उसकी वीडियो बनाते हो, सोशल मीडिया पर डालते हो, तो पब्लिक में एक इमेज आती है कि यार ये कंपनी बढ़िया है, कम से कम अपने वर्कर का ऐसे ध्यान तो रख रही है। ठीक, ये क्या हुआ, आपने एक पब्लिक इमेज बनाई, पब्लिक रिलेशन बना दिया कि भाई ये कंपनी अच्छी है। ऑल्दो उस कंपनी में चाहे पीने के लिए कुछ भी नहीं हो, इवन एक वॉशरूम तक नहीं हो, लेकिन आपकी एक पीआर एजेंसी ने वो सारी चीज़ें आपको ड्राइव करके दी है। तो ये पब्लिक रिलेशन थ्योरी है कि ह्यूमन वेलफेयर हो या ना हो, लेकिन दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, जैसे न्याय होना जितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ होते दिखना भी ज़रूरी है। लास्ट इसमें जो है वो है रिलीजियस थ्योरी, ये है धार्मिक। धार्मिक धार्मिक क्या है, धर्म पाप और पुण्य से है, पाप और पुण्य से, धर्म से, कि आप अगर मालिक है, आपका ये धर्म है कि भाई आप जो आपके लिए काम कर रहा है आप उसका भी ध्यान रखें। तो उदाहरण के लिए दिवाली पे आपने देखा होगा लोगों को बोनस मिलता है ना, कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, होली पे भी मिलता है, बाकी जितने छोटे मोटे जो बड़े फेस्टिवल है वहाँ पे अक्सर ये चीज़ मिलती है। तो वो क्या है, दिवाली बोनस क्या है आपके लिए, कि जो आपका मालिक है वो थोड़ा सा कृपालु है, वो धार्मिक काम भी करता है कि देखिए धर्म का काम है, आपको कुछ गिफ्ट कर देगा ताकि आपके घर पे दिया जले, पटाखे बने, बाकी सारी चीज़ें डेवलप हो जाए। तो जो ओनर है वो अपनी ड्यूटी, अपने धर्म समझता है कि लेबर का वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, तो यही है एक तरह से प्रायश्चित, इसी में आ जाएगा कि अगर उससे कुछ गलत काम साल भर में उसने लेबर से करवा भी लिया है तो ठीक है, उसने कुछ पैसा, कुछ चीज़ ऐसी डोनेट कर दी है जिससे उसका प्रायश्चित हो जाएगा। तो यही है प्रायश्चित, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। तो 4 थ्योरी तो ये हुई है आपकी। ठीक, थ्योरी है टोटल 7, 3 है, एक है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी एक है आपकी फंक्शनल थ्योरी, वो 4 थी, ये 5वीं थ्योरी है फंक्शनल। फंक्शनल मीन्स कार्यात्मक बोल सकते हैं इसको, कार्यात्मक, कार्य। तो कार्य देखिए, आप जो भी काम करते हो, फंक्शन करते हो, तो उसमें एफिशिएंसी, एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी जज होती है। ठीक है, तो आप कितने एफिशिएंट हो, मीन्स कितने कम टाइम में किसी काम को कर पाते हो, कितना उसमें आप लॉस करते हो, मीन्स आप सपोज 4 डब्बे लेके जा रहे हो, उसमें से एक गिरा देते हो, तो आप एफिशिएंट कितने हुए, 3 ही डब्बे लेके जा रहे हो, 8 घंटे का आपको काम दिया गया है। ठीक, आप उसको कर रहे हो 10, 11, 12 घंटे में, तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी स्किल कम है। तो यही है एफिशिएंसी थ्योरी, जो कार्यकुशलता, स्किल, इन सब चीज़ों पे फोकस रखती है। इसके लिए अब लंबी पूरी बुक नहीं पढ़नी, पूरी बुक रही होंगी इनके लिए, लेकिन बस सिंपली आप समझते हो लेबर वेलफेयर में यही है कि लेबर क्या है भाई, एफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाती, कुछ लोग अच्छे से काम करते हैं। ठीक, 6ठी थ्योरी आपकी वो है पुलिस थ्योरी। पुलिस थ्योरी, अब पुलिस थ्योरी क्या है लेबर वेलफेयर में, देखिए पुलिस का क्या काम है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। उसके लिए कुछ आपको वो राइट्स भी देगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी लगाएगी। सपोज यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगाई,
कैमरा, यहाँ पर ओवर स्पीडिंग, ये सारी चीज़ें लगाती है ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो और पुलिस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो पुलिस थ्योरी यही करती है कि जो लेबर है उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू कुछ उसको अधिकार दे दिए जाते हैं, राइट्स, कुछ उसको राइट्स दे दिए गए, रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आप सपोज किसी कंपनी में है, आप ओनर ही है, वही सब एग्जाम्पल वही चलेंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन ही है पूरा। तो आप भाई मालिक हो, आप क्या करते हो कि कभी लेबर को आप चाय बोल देते हो कि ठीक है सबको चाय पिलाई जाए, 2-3 दिन 5 एक हफ्ते तक आपने चाय के लिए बोल दिया, चाय समोसा सबको मिलेगा। अब कुछ दिन बाद अब लेबर को आदत लग गई है, वो क्या करेगी कि अगर 2-3 दिन आपने बीच में गैप दिया उनको, या फिर उनकी चाय और जो समोसा है वो आपने बंद कर दिया, तो देखिए पहले से ना तो आपकी वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में था कि हम ये चीज़ें देंगे, आपने अपनी तरफ से दिया था उन्हें ताकि भाई लोग खुश रहें, थोड़ा बढ़िया से काम करें, एफिशिएंसी बनी रहे। लेकिन अब आप जब उसको हटाओगे तो एक अनरेस्ट की स्थिति हो सकती है कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्या कि भाई चाय दो तभी काम करेंगे, या फिर चाय समोसा मिलेगा तभी हम पहले जैसा उतना ही एफिशिएंसी से काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक। तो अब क्या करेगा मालिक, बोले यार ठीक है दे दो, जब ठीक है कम से कम अनरेस्ट तो नहीं आएगा। तो यही है पुलिस थ्योरी कि आपको देखिए थोड़े राइट्स दिए गए, क्यों, कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं थे, लेकिन क्योंकि उसको वेलफेयर करना है आपका और अपनी भी एफिशिएंसी बढ़ानी, अपना फ़ायदा भी देखना है उसको। देखिए आदमी इन्हें शॉर्ट स्पेन देखा जाए तो वो सेल्फ सेंट्रिक ही होता है, अपने बारे में ही सोचता है, अपने फ़ायदे के बारे में। लेबर है वो अपने फ़ायदे में सोच रही है कि ठीक है हमें चाय समोसा मिलेगा फ्री में, पैसे नहीं देने पड़ रहे, काम तो हम उतना ही कर रहे हैं, ठीक। ऐसे ही मालिक सोच रहा है कि मुझे अपना काम निकलवाना है तो भले ही इनको इतना ये सब देना पड़े, लेकिन अपना काम निकलवाओ। तो सेल्फ सेंट्रिक है मैन, एक तरह से सेल्फ सेंट्रिसिज्म, इसको दर्शाती है पुलिस थ्योरी, ठीक। देन आपकी लास्ट फंक्शनल हो गई, आपकी पुलिस हुई, ये हुई। देन आपकी बचती है एक 4, 5, 6, 7, 7 आपकी पैटर्नल, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी। पैटर्नलिस्टिक मीन्स पितृ, जो पिता होते हैं आपके, कि जो मालिक है, कंपनी का ओनर है, वो एक पिता की तरह आपको डील करता है कि देखिए आपको ये करना है, ये पहनना है, ये नहीं करना है, ये चीज़ करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये करोगे तो ये नहीं मिलेगा, जैसे फादर होते हैं। तो वो क्या मान के चलते हैं कि ये बच्चा है, इसको अभी इतनी समझ नहीं है, तो मुझे ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अच्छे बुरे का ज्ञान मुझे है। तो यही है पैटर्नलिस्टिक थ्योरी कि पिता समान जो आपका ओनर है वो डील करता है और वो लेबर के वेलफेयर को उसी तरीके से देखता भी है, ठीक। तो ये 7 आपकी थ्योरी हुई, ठीक। ये 4 और 3 वो 7 थ्योरी, ठीक। अब इसी पे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन इसने पूछे हैं क्या। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन है, आप आंसर करना इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर इज कॉल्ड एफिशिएंसी थ्योरी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कार्य कुशलता। अब हिंदी में पढ़ो, आपको नहीं आ रहा है तो। श्रम कल्याण किस सिद्धांत, दक्षता सिद्धांत भी कहलाता है। तो देखिए जनसंपर्क, धार्मिक, परोपकारी। तो एफिशिएंसी का परोपकार से, फिलेंथ्रोपी से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक रिलेशन से हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, चलिए ये 50-50 हो गया। फंक्शनल, फंक्शन, अब हिंदी में देखिए प्रकार्य, कार्य, तो कार्य में ही कुशलता, दक्षता होती है, इसी को कनेक्ट करके आप एफिशिएंसी से टिक कर दो, ठीक। आंसर आपका ए है। इसी तरीके से आपने एक चीज़ समझी वो अलग चीज़ है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे उस अंडरस्टैंडिंग से वो एकदम डिफरेंट चीज़ है। इसीलिए 500-5000 पेज पढ़ने से अच्छा है माइंड को थोड़ा सा ओपन रखो, फास्ट रखो और सोचने की एक हैबिट डालो। धीरे 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 आप देखना आपको लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, भले ही आप हेडिंग ना पढ़े, आप ये समझ लोगे ये पढ़ के कि इसमें से कौन सा आंसर आपका हो सकता है। चलिए अभी ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का है, चलिए इसको भी देखते हैं अभी। देन इसके बाद कोई क्वेश्चन है इसी पे।
अच्छा इसमें नहीं है, देन एक ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये वाला, यह पूर्व धारणा, द assumption that man is selfish and self-centric and always tries to achieve its own end even at the cost of other, ये assumption किस थ्योरी से लेबर वेलफेयर की कनेक्ट होता है? तो लेबर वेलफेयर की 7 थ्योरी है। अब आपको इस सिद्धांत के बारे में नहीं पता है, ठीक है, वो ऐसे ही पूछेगा, किसी भी पेज का कुछ भी उठा लेगा, आपको नहीं पता चलेगा कौन सी थ्योरी है, लेकिन आपको थ्योरी का एक जो एसेंस है, जो कोर है, वो याद रखना है। देखिए, प्लेस सेटिंग थ्योरी या फिर तुष्टीकरण का सिद्धांत, ये क्या कहता है कि आपको शांत रखना है, ठीक है, पैसिफाई करना है, शांत रखना है। तो इसमें सेल्फ सेंट्रिसिज्म की कोई बात है नहीं। पुलिस थ्योरी कंफर्म कह नहीं सकते। रिलीजियस थ्योरी, ये तो धर्म, पुण्य और पाप, प्रायश्चित, इस पे फोकस रखती है। फिलेंथ्रोपी, ये परोपकार पे। अब अगर परोपकार की बात है तो इसमें सेल्फ सेंट्रिसिज्म या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे स्वार्थ तो हो ही नहीं सकता। परोपकार में, लोक परोपकार में स्वार्थ हो नहीं सकता, ना ही धर्म में हो सकता है। अब पुलिस या तुष्टीकरण, इन दोनों में से किसी एक में हो सकता है आंसर। आंसर आपका इसी में है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेना। मनुष्य स्वार्थी और, ये थोड़ा इसमें आ गया है, 1 सेकेंड, ठीक है। मनुष्य स्वार्थी और स्व केंद्रित है और यहाँ तक कि वह दूसरों की कीमत पर भी हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है। तो ऐसा हमने इसमें तो पढ़ा नहीं, शांत करने के लिए तो है नहीं, ये पुलिस थ्योरी ही हो सकती है। और पुलिस थ्योरी में मैंने आपको समझाया भी था, फिर भी नहीं है तो आप ऐसे ही निकालोगे। अब आपको लगे कि एग्जैक्ट आपको वर्ड इसका मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगा। वो एजम्पशन इन्हीं चीज़ों पर डील करेगा, आपको इसी तरीके से लॉजिकली ड्राइव करके आंसर निकालने हैं, ठीक। अब आपका एक क्वेश्चन ये वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ बोथ पार्टीज एंड स्ट्राइव एक्सरसाइज इकोनॉमिक वेजेस बेनिफिट एज वेल एज पॉलिटिकल कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, जो पर्सपेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशन के, ये 3 पर्सपेक्टिव है लार्जली, और 3 इसमें इसने दिए हुए हैं। प्लूरलिस्टिक पहला है, दूसरा है यूनिटरी, तीसरा है रेडिकल, ठीक। प्लूरलिस्टिक, उससे पहले आता है यूनिटरी। आप एक ऐसी चीज समझो, एक घर है, ठीक, ये एक घर है किसी का, नहीं सही नहीं बना है, 1 सेकेंड, इसको आप एक घर वैसे लग नहीं रहा है, इसको आप मान सकते हैं कि ये एक घर है, ठीक। 3 फ्लोर है इसमें, 1 2 3, ये 3 अलग अलग इसमें फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पर भी एक फैमिली रहती है, फैमिली मीन्स पेरेंट्स, उनके बच्चे, यहाँ भी पेरेंट्स बच्चे, यहाँ भी पेरेंट्स पूरे बच्चे, तो अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट भी है। अब आप समझो, लेकिन क्या हो, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस परिवार का एक ही मुखिया है। हमारे यहाँ होता नहीं है, जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि बच्चे, उनके बच्चे वो सब ऊपर रहते हैं, ठीक है, या फिर एक ही घर में रहते हैं, कोई फर्स्ट फ्लोर पे, कोई सेकंड पे, कोई ग्राउंड पे, ठीक। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ये घर किसका है, या फिर जो बाहर नेम प्लेट होती है वो किसी एक ही नाम से होती है, तो भाई ये डैश मुखिया है। तो यूनिटरी जो पर्सपेक्टिव है, ये एकात्मक परिप्रेक्ष्य यही समझाता है कि देखिए, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, अलग अलग यूनियन है, लेकिन वो सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, ठीक। तो अब ये फैमिली की तरह रह रहे हैं, तो इनका एक ही गोल होगा, जो भी गोल होगा लगभग कॉमन गोल होगा, ठीक है। भाई अगर गाड़ी लेनी है, मुखिया को एक कार लेनी है, तो सारी फैमिली का लगभग यही गोल होगा कि भाई हमें अब ऐसे कमाना है कि भाई ये कार आ सके, ठीक। ये आपका गोल हुआ। तो यही है यूनिटरी का, कि एकात्मक मीन्स वन फैमिली, एक परिवार, एक फैमिली, उसी के साथ आपका सेम गोल, आपका उद्देश्य भी एक है, ठीक। अब एक परिवार है, एक उद्देश्य है, तो झगड़े या फिर कॉन्फ्लिक्ट की इसमें संभावनाएं कम रहती हैं, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं कम रहेंगी। वो ऐसे ही पूछेगा कि कॉन्फ्लिक्ट कम होगी, ये सब होगा, वो सब होगा,
आपको ऐसे ड्राइव करना है। तो पहला यूनिटरी समझ लिया, अब है प्लूरलिस्टिक। तो यूनिटरी का जस्ट उल्टा, समझे नहीं तो बात आप कुछ ऐसे समझो, फ्लोर तो ये 3 रहेंगे, इसमें जो ये 3 अलग अलग फैमिली है, ऑल्दो ये कंपनी एक ही है, ये कंपनी सपोज एक है, ए है, लेकिन इसमें देखिए ये आपके यूनियन हो गई, ये यहाँ पे कुछ वर्कर है इनकी यूनियन है, कुछ जो एचआर वाला डिपार्टमेंट है इनकी यूनियन है, अलग मीन्स ये अलग लोग हैं स्टाफ वाले। तो 3 अलग हैं एक कंपनी के ही पार्ट, लेकिन तीनों के अलग अलग काम होंगे, ठीक, अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शन होगी, मीन्स उनका न्याय क्षेत्र अलग अलग होगा, उनका कार्य क्षेत्र अलग होगा कि भाई इसको रिक्रूट करना है, इसको काम पे ध्यान देना है, ठीक है, इसको काम कैसे कराया जाएगा या फिर माल कैसे बिकेगा उस पर ध्यान देना है। ये 3 अलग अलग हुए, लेकिन है तो एक ही ना। अब 3 अलग हैं लेकिन कर एक ही कंपनी के लिए काम रहे हैं, तो कभी ना कभी जैसे हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्ट्री है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री एक है डिपार्टमेंट अलग है, तो उन डिपार्टमेंट्स में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होती है, उनके काम भी अटक जाते हैं, है ना। कि सपोज एक गवर्नमेंट को ले लो आप, किसी भी गांव में पानी का कुछ काम होना है, तो जल शक्ति मंत्रालय बोलेगा कि यार ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है सिंचाई वाला है, सिंचाई वाली मिनिस्ट्री है, वो बोलेगी कि ये मेरे अंडर की भी बात नहीं है, जो कृषि मंत्रालय वो बोलेगा कि ये मेरा भी नहीं है, ठीक है। और कौन सा आएगा इसमें आपका, ये 3, और रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है वो भी मना कर देगी, पंचायती राज। तो ये देखो सब एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके जुरिस्डिक्शन कभी ना कभी या तो वो कोलैब कर जाएंगे, कोलैबोरेशन होगा उसमें, या फिर थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगी जिस वजह से काम अटक जाता है। तो इसमें देखिए प्लूरलिस्टिक में डिफरेंट अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे, ठीक है। स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यह है कि बार्गेनिंग करके ये चीज़ें सही हो जाएंगी मैनेज, ठीक। तीसरा है रेडिकल। रेडिकल का जहाँ भी नाम है वो है मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट तो सीधी सिंपल बात करता है डिवाइड करने की, मीन्स अर्बन को रूरल से लड़ाओ, ठीक है, वीमेन को मैन से लड़ाओ, ठीक। आप ये डिवीज़न की ही बात करते हैं, वर्कर को उसके मालिक से लड़ाओ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट पे रेडिकल अप्रोच काम करती है। ये क्या बोलते हैं एक बार इनका समझ लो, ये गरीब अमीर बस खाई, रिच एंड पुअर हर चीज़ का है। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि रिच एंड पुअर में डिवाइड है। वॉयलेंस क्यों हो रही है? क्योंकि रिच एंड पुअर है। किसी भी कंपनी में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें रिच एंड पुअर है। तो ये हमेशा इनइक्वालिटी, डिवाइड, इन सब चीज़ की बात रखते हैं। कॉमन सा इनका एक पर्सपेक्टिव है कि देखिए जब मनुष्य एकदम प्रारंभिक अवस्था में था तब उसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे रिच और पुअर इनकी खाई ये बढ़ती गई। उसके लिए एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सारे जिम्मेदार हैं। और ये बोलते हैं कि बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा, सपोज ये आएगा जहाँ पे क्रांति होगी, यहाँ पे क्रांति हो जाएगी, और क्रांति के बाद फिर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक, इक्वालिटी आ जाएगी पहले जैसी। अब यही बोलते हैं, गरीबों से बोलेंगे कि आप क्रांति कर दो, जो गांव के हैं वो बोलेंगे आप शहर के खिलाफ क्रांति कर दो, जो वीमेन है, जो मीन्स जो भी कमज़ोर रहेगा उसको बोलेंगे कि आप क्रांति कर दो, बस ये चीज़ें सही हो जाएंगी। अब कोई मार्क्सिस्ट से पूछे कि अच्छा क्रांति तो हो गई, इसके बाद क्या होगा, आगे क्या होगा? आज भी हुआ क्या है, बड़े बड़े जैसे लेनिन है, ठीक है, चाइनीज़ है, कम्युनिज्म भी है, इन्होंने रिवॉल्यूशन तो किए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिवॉल्यूशन करके इनको नहीं पता है कि अब क्या करना है। ये सत्ता में आ गए तो अब इन्हें ये नहीं पता है कि सत्ता में फिर करना क्या है। बहुत सारे इनके लिए डिलेमा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सत्ता में आपको गाड़ी मिलेगी, बंगलो मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, फैसिलिटी मिलेंगी, करोड़ों रुपए आप पे खर्च होगा। इनकी फिलोसफी ये है कि किसी एक पे करोड़ नहीं खर्च होने चाहिए, सब पे चाहे 10-10 रुपए आए, सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो मार्क्स तो बोल के गए थे कि स्टेट लेस होना चाहिए, मीन्स कोई अथॉरिटी होनी नहीं चाहिए, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी से प्रभावित थे वो सब बड़े बड़े डिक्टेटर बन गए। आज आप चाइना में देख लो, जिनपिंग क्या है, लेनिन,
पुतिन, ये सारी चीज़ें एक वही चीज़ जो इस चीज़ के लिए मना कर रहे थे वही चीज़ इन्होंने कर दी है सब। तो रेडिकल की यही अप्रोच है, जहाँ भी आए डिवीज़न की बात है तो ये सामने आ जाएगी रेडिकल अप्रोच। क्रांति करो, क्रांति के बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी तक जितनी भी क्रांति हुई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आप छोड़ दो या फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन को छोड़ दो, किस क्रांति से क्या मिला है? बस सत्ताए जो बैठा था उसको आपने वहाँ से हटा दिया है, लेकिन उसके बाद कभी भी क्रांति से कुछ ऐसा बड़ा लोगों को अचीवमेंट नहीं हुआ है। एक तानाशाह जाता है, उसको क्रांति से हटाया, फिर दूसरा तानाशाह आ जाएगा। नेपोलियन यही था। इवन आप देखो, जब इमरजेंसी के खिलाफ क्रांति हुई, टोटल रिवॉल्यूशन हुआ, तो जेपी नारायण, जो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने मूवमेंट किया, सत्ता गई। सत्ता में कौन आई? जनसंघ और ये सब आए। 2 साल भी सरकार नहीं चला पाए, फिर से इंदिरा गांधी आई। तो अगर उन्होंने इतना ही बुरा किया था तो वापस कैसे आए? इसीलिए क्रांति ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन क्रांति के बाद क्या, उसमें थोड़ा सा द्वंद्व रहता है। क्वेश्चन आपका है इस तरीके का कुछ, Which one of the following perspective of industrial relation is based on the assumption, यहाँ तक तो अभी assumption चल रहा है, क्या है? That both the parties strive to exercise economic as well as political power, आर्थिक साथ ही साथ राजनीतिक ताकत को एक्सरसाइज करने के लिए कौन सी अप्रोच लगाई जाएगी? इसमें देखते हैं, परिकल्पना पे आधारित है कि दोनों ही दल आर्थिक और साथ ही साथ राजनीतिक नियंत्रण की शक्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो इसमें देखो 2 आ रहे हैं, ठीक। ये ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इसको तो पहले कैंसिल कर दो। 3 ही है, तो आपको इन 3 में से आंसर निकालना है। अब ये 2 की बात कर रहा है, जो यूनिटरी है ये 1 की बात करती है कि सब कुछ 1 है। तो आपके पास या तो ये ऑप्शन बचा या रेडिकल पर्सपेक्टिव बचा। अब प्लूरलिस्टिक यूनिटरी का अपोजिट था, वो ये बोलता था कि 1 नहीं, 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो यही है कि प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने का, और उसमें 2 से भी ज़्यादा उनके हितधारक हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको मिनिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया था, तो प्लूरलिस्टिक बहुवादी परिप्रेक्ष्य इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब आते हैं आपके इस वाले क्वेश्चन पे। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज करेंटली मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस देन द पावर प्ले बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज। एक ये स्टेटमेंट है। दूसरा, द फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज मेड कॉम्पिटिशन सो इम्पेरेटिव दैट यूनियन एंड देयर टैक्टिक्स लाइक स्टॉपिंग प्रोडक्टिविटी नो मोर होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज करेंटली मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। ये है स्टेटमेंट। एक है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद में कंपटीशन इम्पेरेटिव हो गया है, मीन्स अति आवश्यक हो गया है, इसमें कहीं होगा, ठीक है, अनिवार्य हो गया है, ठीक। दैट यूनियन एंड देयर टैक्टिक्स लाइक स्टॉपिंग प्रोडक्टिविटी नो मोर होल्ड गुड, ठीक है, कि अब रोकने जैसे उत्पादकता को रोकने जैसी रणनीति अब लागू नहीं होती। तो ये क्वेश्चन PYQs है। अगर ये 2010 के आसपास पूछा गया है, इवन आज भी आप देख लो, तो LPG रिफॉर्म आपको ऐसे ही समझना है, तभी इन सब के आप आंसर दे पाओगे। LPG रिफॉर्म हुए 1990s में, ठीक, 1902 में हुए आपके, 1991 में सॉरी। तब से एक ट्रेंड चल के आ रहा है। क्या हुआ कि देखिए, पहले सोशलिज्म था, फ्री मार्केट इकोनॉमी थी नहीं, तो इसमें जो राज्य है वो इंटरवीन रखता था, और राज्य फिर डिसाइड करता था कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितना नहीं होगा, इनइक्वालिटी उस हिसाब से कम रहेगी, लोगों का ये ध्यान रखता था। अब मार्केट फोर्स डिसाइड करती है। 1990 के बाद से क्या हुआ है, जो राज्य है वो पीछे हट गया है। मीन्स राज्य क्या है, एक आईज ऑन एंड हैंड्स ऑफ अप्रोच, इसको याद रखना। आईज ऑन, आंखें खुली रखता है, हैंड्स ऑफ, जो हाथ है वो हटा लिए हैं उसने, बस आंखें खुली हैं, वो देख रहा है कि क्या चीज़ हो रही है। कभी उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो थोड़े बहुत हाथ उसमें डालेगा, अदरवाइज आप करते जाइए।
कोटेशन भी चलती है कि इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, कि ये जो गवर्नमेंट है उसका बिजनेस नहीं है कि उसे बिजनेस करना पड़े, उसे नहीं डिसाइड करना है कि क्या बनना है क्या नहीं बनेगा। लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड, जो मार्केट फोर्स है उन्हें डिसाइड करने दो। तो उसमें क्या है कि अब मार्केट को फ्री एक्सेस मिला, उनके पास जितनी भी रेस्ट्रिक्शन थी कि आप इतना बना सकते हो, इतना नहीं बना सकते हो, ये बना सकते हो, वो चीज़ें कम की गई। वो आए, लोगों ने इंडस्ट्री लगाई, इन्वेस्टमेंट आया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी। ठीक, राज्य क्या है, राज्य बस मूक दर्शक है, ये देख रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक, तो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, सारी चीज़ें बढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ बढ़ी, वो है इनइक्वालिटी। ये राज्य को भी पता था कि जब हम हटेंगे और जब प्राइवेट कंपनी आएगी, किसी गांव में सड़क बननी है, प्राइवेट कंपनी को उसमें फ़ायदा नहीं है तो वो वहाँ पे बनाएगी नहीं, लेकिन हमें तो उस चीज़ का फिर ध्यान रखना है। तो राज्य का बस काम यही रहा कि भाई जहाँ भी ऐसे गैप्स आए, रीजनल इनइक्वालिटी आए, हम उसको फिल कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। आज भी देखो इंडिया में रीजनल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनकम इनइक्वालिटी है, ये है आज भी, इवन बढ़ती जा रही है। तो राज्य ने, ऐसा नहीं कि राज्य को पता नहीं था, सबने तभी से प्रयास स्टार्ट किए कि जैसे ही 1991 में रिफॉर्म हुए, 1992 में आप देखोगे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएंगे जो 33% रिजर्वेशन देंगे वीमेन को, कि देखिए महिलाएं इसमें पीछे छूट सकती हैं, तो उनको रिजर्वेशन दिया। और जो पावर दी वो लोकल अथॉरिटीज़ को इन्होंने दे दी पावर, कि भाई जो गांव हैं हो सकता है वो पीछे छूट जाए, तो गांव को भी पावर दो ताकि वो भी अपनी जो भी कंसर्न है उसको उठा पाए। एक तो ये काम किया। इसी के बाद मीन्स आप देखो बैंकों में भी रिफॉर्म होंगे, नरसिम्हन कमेटी आएगी इस टाइम पे, क्या बोलेगी कि आप थोड़े से जो रूल्स हैं उसको रिलैक्स कीजिए, और जो रूरल एरिया है, जो पिछड़े एरिया हैं, आप उस पर थोड़ी सी प्रायोरिटी सेक्टर, कि इनको प्रायोरिटी दीजिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक टर्म चलती है कि इनको प्रायोरिटी पे रखिए, जैसे महिला, किसान, एमएसएमई, इन सब पे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी तो आ जाएंगी, ये लोग हो सकता है हाशिए पे चले जाएं। ऐसे ही फिर आप देखना 1999 में कितनी सारी योजनाएं, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, टीपीडीएस, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ये आएगी, आपको राशन की भी व्यवस्था की जाएगी। धीरे धीरे करके पीएम ग्रामीण सड़क योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये सब 2000 के आसपास की हैं, इनसे भी बात नहीं बनी। तो 2006 में मनरेगा ले आए। मनरेगा क्यों लेके आए? क्योंकि जो अनस्किल्ड लोग थे, वो जो कंपनी नई नई आ रही थी उसमें काम उन्हें नहीं मिल रहा था, वैसे उनके पास कुछ काम था नहीं, तो वो तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो उनके लिए 100 दिन का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट फिक्स किया गया मनरेगा के तहत। ठीक, फिर लगा कि यार एजुकेशन में छूट सकते हैं, तो 2009 में राइट टू एजुकेशन लेके आए। फिर बोला कि यार खाने पीने की भी व्यवस्था करनी चाहिए, तो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ले आए, ताकि कोई भी भूखा ना सोए एटलीस्ट। फिर मोदी जी आते, पहली की जो सरकार है, पॉलिसी है वही कंटिन्यू रहती हैं लगभग वैसे, कि जनधन लेके आएंगे वो, कि भाई सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, ये पीछे छूट जाएंगे। डीबीटी के तहत पैसे जाने चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। फिर आपका आयुष्मान भारत, कि सबके लिए हेल्थ का कवरेज। आयुष्मान भारत के बाद जितनी भी स्कीम है लगभग उसी डायरेक्शन में। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। लोकल मीन्स कहाँ बनता है लोकल प्रोडक्ट? गाँव में, कहीं पहाड़ पे, कहीं रिमोट एरियाज़ में ही बनता है, ट्राइबल एरिया में बनता है। तो वोकल फॉर लोकल, की उनके लिए आपको थोड़ा सा वोकल होना है। तो मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया किसके लिए है? स्टार्टअप इंडिया। ये सब लोग की जो भी एस्पायरिंग यूथ है, ये सब चीज़ें पीछे ना छूट पाए, और जो मार्केट है, बड़ी बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, उनके साथ कदम ताल बना सके। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है। हुआ क्या है, जब रोल बैक हुआ स्टेट का, राज्य तो पीछे हट गया, तो एक तरह से जो लेबर थी या फिर इनकी यूनियन बनती थी, ये भी थोड़ी सी वीक होने लगी। इंडिया में यही तो एक मेजर डिफरेंस है 1990s के बाद से, कि स्ट्राइक्स, ये सारी चीज़ें बहुत कम होने लगी हैं। वरना बात बात पे स्ट्राइक कर दोगे तो काम होगा कैसे? तो ये चीज़ कम होने लगी, क्योंकि उन्हें पता है स्ट्राइक करेंगे, हो सकता है निकाल दें हमें जॉब से, तो काम खराब हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ऐसा तेलंगाना में था, वहाँ के जो कंडक्टर थे, बस ड्राइवर थे, कुछ टाइम पहले वो स्ट्राइक पे गए।
ठीक है, स्ट्राइक पे वो चले गए। सरकार ने उन्हें समझाया कि ठीक है, आपकी जो भी चीज़ें हैं हम मान लेंगे, या मान ली हैं आपकी, एटलीस्ट इसमें से 90% मान लिए, 10 बाद में देख लेंगे, आप आ जाइए। 2, 3, 4, 5 दिन का टाइम दिया, नहीं, जनता परेशान हुई। उन्होंने बोला ठीक है, जितनों ने स्ट्राइक किए सब लोग हटते हैं, इनके लिए फ्रेश 2 दिन में ही हम जितने भी ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनको लेके आएंगे। कुछ वो ले भी आए, तो वापस सब आते हैं कि सर हमें चाहे आधी सैलरी पर रख लीजिए, बट रख लीजिए। फिर सरकार ने रखा नहीं रखा, लेकिन हाँ, इस तरीके से लेबर की जो ज़्यादा ये ब्लैकमेलिंग चलती थी वो चीज़ें थोड़ी कम हुई। ऑल्दो कभी ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, बट दोनों ही चीज़ें हैं। देखिए, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि औद्योगिक संबंध वर्तमान में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सत्ता के खेल की तुलना में बाहरी बाजार की ताकतों से अधिक प्रभावित होते हैं। तो जो मार्केट फोर्स है वो ज़्यादा डिसाइड करती है। हाँ ठीक है, और वैश्वीकरण के बाद ये चीज़ें बढ़ी हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्ट्राइक के बारे में है। चलिए पहले एक बार स्ट्राइक पढ़ लेते हैं कौन कौन सी होती है। एक होती है जनरल स्ट्राइक, कि भाई सब कुछ बंद कर दो, जैसे भारत बंद कर दिया है, किसी भी अपनी एक बात को मनवाने के लिए। पॉलिटिकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट था 2020 वाला, उसमें भारत बंद का आह्वान हुआ कई बार। तो इस तरीके की स्ट्राइक ये जनरल स्ट्राइक है। एक होती है टूल डाउन। टूल क्या होते हैं ना, जैसे औजार है, पेन ही है सपोज किसी का, या फिर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए जो प्लास, ये सारी चीज़ें रहती हैं, स्क्रू ड्राइवर, ये सब चीज़, वो आप अपना टूल एक तरह से रख देते हैं कि भाई हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी बातें, हमारे जो पे है या फिर जो भी उनकी डिमांड हो, ये नहीं मानी जाती। ऐसे ही भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 2013 में या 14 में मध्य प्रदेश में इन्होंने स्ट्राइक की थी कि अपना सारा सामान रख दिया था कि हम काम नहीं करेंगे लेकिन काम पे आएंगे। तो ये टूल डाउन होती है। एक होती है पेन डाउन। अब जिसके पास टूल है वो टूल डाउन करेगा, जिसके पास पेन है, पेन किसके पास होते हैं, क्लैरिकल ऑफिस में बाबू लोग जो होते हैं, उन्होंने अपने पेन डाउन कर दिए, मीन्स हम अपने पेन रख देते हैं, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे। तो ये पेन डाउन होती है। जैसे जो पेंशन यूपीएस अभी सरकार लेके आई है, ओल्ड पेंशन के लिए रिवाइवल के लिए इन्होंने काम किया था, बहुत सारे कर्मचारियों ने पेन डाउन अपने किए थे। तो एक ये भी स्ट्राइक होती है, बाबुओं की होती है जनरली, क्लर्क वगैरह जो होते हैं। एक है गो स्लो, मीन्स ऑफिस जाएंगे, स्ट्राइक पे भी नहीं जाएंगे, लेकिन जो काम है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, स्लो कर देंगे, वो भी एक तरह से स्ट्राइक है। जैसे आप एग्जांपल फनी है, बट हाँ, आप एसबीआई में चले जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और कंपैरेटिवली किसी प्राइवेट बैंक में जाइए, तो एसबीआई वाले तो हमेशा ऐसा लगता है कि गो स्लो स्ट्राइक पे ही रहते हैं। आप मॉर्निंग में जाओगे बैंक अकाउंट खुलवाने, तो बोलेंगे कि अभी भीड़ है, आप 12 बजे के बाद आना। अब 12 बजे जाते हो, बोले ये फॉर्म फिल करके जमा करो, लंच टाइम हुआ है, लंच के बाद आना। लंच के बाद जाओगे, बोले ये क्लोजिंग टाइम है, आप मंडे आना। तो ये क्या है, वो काम प्राइवेट में 5 मिनट में कर देते हैं, 10 मिनट में कर देंगे हार्डली। लेकिन ये क्या है, एक तरह से स्ट्राइक तो नहीं है, लेकिन हाँ गो स्लो स्ट्राइक यही रहती है कि धीमा 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 काम करते हैं। ऐसी एक सिंपैथी स्ट्राइक, परेशानी किसी एक वर्कर जो सेक्ट है उसको है, और दूसरा वर्कर का जो ग्रुप है वो उसके सिंपैथी में कर देता है। जैसे अभी टीचर्स की स्ट्राइक चल रही है, ठीक है, 31 जुलाई को एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो ये एसएससी की है। अब इसमें जो उत्तराखंड के हैं बच्चे हैं या फिर यूपीएससी वाले हैं, वो भी बोलने लगे कि हाँ हमारी सिंपैथी, हम भी धरने प्रदर्शन पे आते हैं। तो ये सिंपैथी स्ट्राइक होगी, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है इसमें। ऐसी ही हंगर स्ट्राइक, हम खाना नहीं खाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। तो जैसे डे टू डे लाइफ में घर में भी होती हैं, जनरली जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, या फिर अलग अलग टाइप के लोगों में वो स्ट्राइक चलती रहती है, ठीक है। ये भी है। एक है फ्लैश स्ट्राइक। फ्लैश देखिए, जैसे फ्लैश फ्लड आपने सुना होगा, फ्लैश फ्लड कि एकदम से फ्लड आ गया, तो सडनली जब लोग बिना किसी ऐसे नोटिस के स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो उसको फ्लैश स्ट्राइक बोलते हैं। मुंबई में हुई थी एक बार 2018 में, कहीं ना कहीं चलती रहती है कि एक कीवर्ड आएगा आपको सडनली, बस उस पर ध्यान रखना। एक है वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट क्या है
कि आप देखिए, आप वर्कर हो, आपकी एक यूनियन है और वो यूनियन प्रॉपर पहले नोटिस देती है कि हम स्ट्राइक करेंगे। आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो, आप सीधे धरने पे बैठ जाते हो, तो ये वाइल्ड कैट हुई। वाइल्ड मीन्स जंगली, कैट मतलब बिल्ली। वाइल्ड कैट स्ट्राइक मीन्स बिना बताए, जैसे बिना बताए बिल्ली घर में दूध पी जाती है, उस चीज़ से इसको याद रख लेना। ऐसी है एक जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक। जुरिस्डिक्शन क्या होती है? न्याय क्षेत्र। न्याय क्षेत्र मतलब कोई क्षेत्र है, उस 2-3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होंगी या यूनियन होंगी, ये सब लड़ रही होंगी कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है। स्ट्राइक कर देती है अपने अपने क्लेम को सेटल करने के लिए। जैसे एक्यूरेटली तो नहीं है, एक बार दिल्ली में ही था, साकेत कोर्ट पे जो लॉयर्स थे उन्होंने पुलिस वालों को पीट दिया, पुलिस ने फिर उनको पीटा, तो दोनों धरने पे बैठ गए। एक साइड पुलिस थी, उधर लॉयर थे, तो अपने अपने क्लेम को सेटल करने के लिए दोनों धरने पे बैठे थे। बार काउंसिल ये सब चीज़ें उनका समर्थन भी कर रही थी। तो अच्छा, ये अपना क्वेश्चन है, जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक कौन सी होती है? तो टू यूनियन क्लेमिंग द ऑफिस स्पेस कंडक्ट स्ट्राइक। हिंदी में पढ़ते हैं, कार्यालय स्थान का दावा करने वाले दो संघ हड़ताल करते हैं। एक ही नाम से पंजीकृत दो से अधिक हड़ताल करते हैं। दो संघ एक ही कर्म कार्य समूह का प्रतिनिधित्व करने का दावा करें और इस दावे की मान्यता के लिए फरियाद करें और प्रबंधन पर दबाव डालने के लिए हड़ताल करें। तो ये थोड़ा सा बात ए में भी लगभग यही है, लेकिन यहाँ पे एकदम एक्यूरेटली इन्होंने एक्सप्लेन की है। तो जब वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है तो उसको अगर सही आंसर जो भी होगा ना, उसको वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा। एक भी कीवर्ड मिसिंग हुआ तो वो हो सकता है गलत हो जाए। कैसे? जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक किसी बुक में है, अब एग्जामिनर सपोज मुझे ही वो क्वेश्चन पूछना है, तो मुझे डाउट रहेगा कि ठीक है मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मन से अगर मैं ऑप्शन बनाता हूँ तो मन से मैं गलत ऑप्शन तो बना सकता हूँ, लेकिन अगर सही ऑप्शन मुझे रखना है कोई एक, तो वो मुझे एग्जैक्ट उस बुक से उठा के वहाँ रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप लोग क्लेम करोगे तो मैं दिखा सकता हूँ कि देखिए इस बुक में यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। तो एग्जामिनर के माइंड को ऐसे ही पढ़ना, उसने अगर कोई चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से, मतलब आंसर लगभग वहाँ पे छिपा हुआ है। ये देखो 1 2 ये सब एक एक लाइन में, ये 2 लाइन में उसने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मेक क्लेम। अब इसकी भाषा देखो आप, यही तो है आपको समझना है। इसमें सिंपल टू यूनियन क्लेम द ऑफिस, टू यूनियन स्ट्राइक, ठीक है, टू यूनियन क्लेमिंग प्रोसेस, ये सब चीज़ें। देखिए टू यूनियन मे क्लेम, कि वो क्लेम कर सकती है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वो सेफली जो भी डेफिनेशन इसकी बनाएगा वो इसी तरीके से बनाएगा कि हाँ हो सकती है, एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ एजम्पशन पे भी चलती हैं थोड़ा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट, अब आप देखो, स्ट्राइक कॉल्ड बाय वर्कर विद द सपोर्ट ऑफ यूनियन, ये होगी नहीं होगी? हिंदी में यहाँ पे कर्मकारों के किसी समूह द्वारा नियोक्ता औपचारिक सूचना दिए बिना और संघ का समर्थन लिए बिना तत्काल की गई हड़ताल। संघ द्वारा हड़ताल मतदान, ये भी नहीं। जिन कर्मचारियों का संघ नहीं है उनके द्वारा की गई हड़ताल भले ही नियोक्ता को सूचना दी गई हो। अब देखो ये भी सिंगल लाइन में इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी क्या हुआ है, ये भी क्या हुआ है। वैसे मैंने आपको मतलब समझाया भी था, लेकिन वो पूछेगा तो बहुत डिटेल पूछेगा। ये ऐसा नहीं है कि 2 लाइन दी है तो वही सही होगा, लेकिन जनरली जब सोचना हो तो आपको ऐसे भी सोचना है। एक क्वेश्चन को 2-3 अलग अलग तरीके से देखो, फिर आपके आंसर बनेंगे। ठीक, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का कौन सा लॉजिक नहीं है? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, संबंध, तो संबंध में देखिए कंपटीशन होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन में मीन्स एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, मालिक है और कर्मचारी है, दोनों में अगर वहाँ पे कंपटीशन होता है तो वो भी फ़ायदे के लिए ही, दोनों के लिए। शांति रहती है, इंडस्ट्रियल पीस, वो भी अच्छा है। अगर उनकी इनकम प्रोटेक्शन रहती है, भाई जो भी रोज़गार जिसको मिल रहा है उसकी इनकम का प्रोटेक्शन भी है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। अब कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा होगा तो ये किसी के लिए भी सही नहीं है। तो इसने पूछा है नोट, कौन सा नहीं है? तो द्वंद्व का तर्क, ये सही नहीं है। अब इसको दूसरी अप्रोच से देखो आप, ये देखो, ये पॉजिटिव बात कर रहा है, प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक शांति पॉजिटिव है, नियोजन आय का संरक्षण पॉजिटिव है,
द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, ये एक नेगेटिव है, तो ओड वन आउट से भी निकल जाएगा। समझ में आई बात? पॉज करके वीडियो को देखना आराम से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन सा सही नहीं है। ये अप्रोच दी हुई है, उसने फिर से अप्रोच पूछी हुई है। इंडस्ट्रियल रिलेशन हैव टू बी मैनेज इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ वायबल कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर। हिंदी में पढ़ें, औद्योगिक संबंधों को व्यवहार्य सहयोगात्मक संरचना बनाए रखने के हित में प्रबंधित किया जाना होता है। आम राय से नियम निर्माण और उनका कार्यान्वयन औद्योगिक संबंध के मूल है। ये हिंदी में, इंग्लिश में ज़्यादा सही है। फॉर्मेशन ऑफ रूल्स बाय कंसेंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन आर कोर टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। द प्लूरलिस्टिक फ्रेमवर्क लुक एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम अ डिसइंटीग्रेटिव परस्पेक्टिव। द रेडिकलिस्ट कंसिडर इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस। ये थोड़ा सा थकाने वाला है, लेकिन इसको आप ध्यान से अगर समझोगे तो इसने नहीं पूछा हुआ है। नहीं मतलब इसमें से 3 सही है, 1 गलत है, तो उसको निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो ओड होगा, ओड वन आउट होगा। मीन्स 3 एक चीज़ की बात कर रहे होंगे या एक सही चीज़ कर रहे होंगे और 1 गलत कर रहा होगा। ठीक। औद्योगिक संबंध को व्यवहार्य सहयोगात्मक संरचना बनाए रखने के हित में प्रबंधित किया जाना होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन हैज़ टू बी मैनेज इन इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग वायबल कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर। तो हाँ, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? कोलैबोरेशन ही तो है, अलग अलग लोगों का, इन सब का तो कोलैबोरेशन है, तो ये तो सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स बाय कंसेंसस, मीन्स जो रूल्स बनेंगे वो कंसेंसस से बनेंगे, सबकी सहमति से बनेंगे, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये भी सही है। तीसरा कि देखिए, द प्लूरलिस्टिक और रेडिकलिस्टिक, वो अब आपसे थ्योरी पूछ रहा है। जो पहले उसने ऑप्शन में प्लूरलिस्टिक पूछा था, वो थ्योरी उसने यहाँ पे पूछी है। 3 पर्सपेक्टिव है, एक तो प्लूरलिस्टिक है, एक यूनिटरी है, एक रेडिकलिस्ट है। तो रेडिकलिस्ट देखो, कंसीडर इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस, वितरणात्मक अर्थ में करते हैं कि वितरण। जो रेडिकलिस्ट है यही तो बोलते हैं कि वितरण कर दो सब में, सबके पास, भाई एक के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सबके पास थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। तो रेडिकलिस्ट भी सही है, ये भी सही लग रहा है। अब इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन आप सोचो इसी पर टिक मारना, क्योंकि यही बच रहा है। नोट पूछा है ना, एक आपको निकालना था, वो आंसर आपका ये हो जाएगा। और तो आप पढ़ोगे तो इसको तभी भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इसी अप्रोच से आपको आंसर निकालने हैं। ठीक है, देन चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसको देखो एक बार, वेलफेयर एज ए टोटल कॉन्सेप्ट क्या है? वेलफेयर टोटल कॉन्सेप्ट मीन्स सारी चीजें उसमें आ जानी चाहिए। इट इज अ डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, मोरल, इमोशनल वेलबींग। पता नहीं। इट इज अ वेलफेयर ऑफ मैन एंड हिज फैमिली एंड कम्युनिटी। तो अब आदमी, उसका परिवार और उसका समुदाय, ये एक की बात कर रहा है। टोटल तो ये नहीं होगा ना, वो तो सबकी बात करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इट इज कंटिजेंट अपॉन टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान। तो समय और स्थान से क्या पूरा कल्याण इसको इंक्लूड कर लेगा? नहीं, ये भी नहीं करेगा। इट डिमांड्स मिनिमम एक्सेप्टेबल कंडीशन, मीन्स कम से कम, तो ये भी नहीं। टोटल है मतलब लगभग सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। जो इस वाली डेफिनेशन में मुझे लगता है ये है। यह अस्तित्व की एक वांछनीय दशा है जिसमें शारीरिक, देखिए फिजिकल, मानसिक, मेंटल, नैतिक, मोरल और संवेगात्मक, ये जो इमोशनल वेलबींग है, इसके स्वास्थ्य शामिल है। तो ये है टोटल कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं कि अच्छा कॉन्सेप्ट फिर है कौन कौन से लेबर वेलफेयर के। देखिए, ये तो हुआ आपका टोटल कॉन्सेप्ट। जब वो पूछेगा इट इज़ द वेलफेयर ऑफ मैन, फैमिली और समुदाय, मीन्स मेरे परिवार का और मेरे समुदाय का भला हो, तो ये आपको सोशल, सामाजिक नहीं लग रहा है, तो ये है सोशल कॉन्सेप्ट। पूछ सकता है अगली बार। देन 3rd नंबर पे टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान की बात कर रहा है कि समय और स्थान। तो समय हमेशा तुलनात्मक, स्थान भी। देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इंडिया, यूएस, यूरोप, ये सब तुलना में ही तो है, अलग अलग स्पेस है लेकिन तुलना में है, तो ये तुलनात्मक है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक। और इट डिमांड सर्टेन मिनिमम एक्सेप्टेबल कंडीशन टू एग्जिस्टेंस बायोलॉजिकली एंड सोशली। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक। तो 3-4 ये आपके कॉन्सेप्ट हुए। इस तरीके से आपको
आइडियली ये चीज़ करनी चाहिए। तो चलिए, लाइट भी अब इशारा कर रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में और आपको क्या इस तरीके की वीडियो चाहिए वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू।